एपिसोड 19। अली मुराद के जाने के बाद मैं एक मरतबा फिर फर्डी के पास चला गया। खुदा डिनो ने शायद उसे कोई पेन किलर टैबलेट खिला दी थी। उसकी हालत पहले के मुकाबले में लाख दर्जे बेहतर थी। मैंने उससे पूछा, तुमने अपने जिन साथियों की निशानदेही की है वो उन्हीं नामों से इन होटल में मुकीम है? हाँ, वो उन्हीं नामों से वहाँ ठहरे हुए हैं। कमरों के नंबर भी वही हैं जो मैंने लिखवाए हैं, फर्डी ने बताया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने इतनी सच्चाई से ये सब कुछ हमें क्यों बता दिया? तुम अगर जुबान ना खोलते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? यही ना कि हम तुम्हें हलाक कर देते। ये सवाल बहुत देर से मेरे जहन में अटका हुआ था। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सिंडिकेट के बड़े अपने माजूर हो जाने वाले कारकुनों के साथ क्या सलूक करते हैं। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे लोगों को वो गोली मार देते हैं। माजूर आदमी का उस गैंग में क्या काम? उसे जिंदा इसलिए नहीं छोड़ते कि सिंडिकेट से निकलने के बाद वो उनके लिए कहीं कोई खतरा ना बन जाए। मैंने सोचा, जब मुझे मरना ही है तो मैं उनमें से कुछ लोगों को साथ में लेकर क्यों ना मरूं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को अपनी आंखों से मरते देखा है। मैंने बिल्कुल आखिरी वक्त में यह फैसला किया कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं वक्ती तौर पर उस टाइम पे इस बम से वाकई खौफजदा हो गया था। फिर मैंने सोचा, मरते मरते उन लोगों को कुछ नुकसान ही पहुंचा जाऊं जो सिर्फ अच्छे वक्त के साथी होते हैं। बुरे वक्त में इंसान से जिंदा रहने का हक भी छीन लेते हैं। इसलिए अगर मैंने सच बोलने का फैसला किया तो क्या गलत किया? यही कुछ ग्लोरिया के साथ भी हुआ है। उसे तो किसी सफाई का मौका दिए बगैर कत्ल करने का हुक्म जारी हो चुका था। मैंने उसे बताया। एक बात और सुन लो, फर्डी बोला। ग्लोरिया भी मेरी हिट लिस्ट पर थी। उन्हें भी अंदाजा था कि ग्लोरिया यूं आसानी से काबू में नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने कई और लोगों को भी इस काम पर मामूर किया था कि वो ग्लोरिया का खात्मा कर दें। मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ग्लोरिया आम औरत नहीं है। उसे कत्ल करने के लिए बहुत ज्यादा जहानत की जरूरत है। फिर अगर तुम बीच में ना कूद पड़ते तो शायद अब तक ग्लोरिया का काम तमाम हो चुका होता। वो लोग तो मेरे भी पीछे पड़ गए हैं, हालांकि मैं तो इतना अहम आदमी भी नहीं हूँ। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी मौत का फैसला तो मकामी चीफ ने किया था। तुमने शायद उसे किसी मौके पर डबल क्रॉस करने की कोशिश की होगी। फर्डी मुस्कुराया तो मुझे उसकी शक्ल बहुत भयानक लगी। उन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि तुम उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन जाओगे, वरना ग्लोरिया से पहले वो तुम्हें खत्म कर देते। अब वो लोग तुमसे भी इतने खौफजदा हैं जितने ग्लोरिया से। मैं कुछ देर उसके साथ बैठा बातें करता रहा, फिर उठकर दूसरे कमरे में आ गया। ग्लोरिया दरी पर लेटी सो रही थी। तैमूर जाने कहाँ था। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो मैं समझ गया कि अली मुराद वापस आ गया है। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, वो अली मुराद ही था। उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। ये क्या तुम पूरी मार्केट उठा लाए हो? मैंने हंसकर पूछा। मेरी आवाज से ग्लोरिया भी उठ गई। अली मुराद ने कहा, साईं, मैंने बहुत सी चीजें ऐसी भी खरीद ली हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। फिर उसने शॉपिंग बैग्स में से सामान निकालना शुरू किया। उसमें 2 जनाना शलवार सूट थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज थे, हेयर कलर थे, मुख्तलिफ लोशन थे और इसी तरह की दूसरी चीजें थीं। मैं अली मुराद की जहानत पर हैरान रह गया। वो हंसकर बोला, इतने हैरान ना हो साईं, आप शायद भूल गए कि मैं जानता हूँ अली मुराद कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि इन सब चीज़ों का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। तैमूर शायद लॉन में था। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। उसने तजवीज़ पेश की कि अगर ग्लोरिया बालों को स्याह करके कॉन्टैक्ट आई लेंस लगाए और शलवार सूट पहन ले तो ये खुद को भी पहचान नहीं सकेगी। बालों को डाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्लोरिया बोली, मैं अगर गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगा लूं और तुम्हारी खवातीन की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ लूं तब भी मुझे पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है ग्लोरिया, तुम तैयारी करो, मैंने कहा और फिर अली मुराद से मुखातिब हुआ। तुम भी ग्लोरिया के साथ होटल जाओगे। हर तरह की तैयारी के साथ जाना और किसी के साथ किसी भी किस्म की रियायत मत करना। और हाँ, खुदा डिनो से कहना वो मेहमान का खास ख्याल रखे। मुझे और तैमूर को कोई खास तैयारी नहीं करना थी, सिवाय इसके कि हम अपना असलहा वगैरह चेक कर लेते। मैंने आईजी साहब का एड्रेस एक पर्चे पर नोट भी कर लिया था और अच्छी तरह जहन नशीन भी कर लिया था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि हमें इस काम के लिए 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये गाड़ी तो ग्लोरिया और अली मुराद ले जाएंगे। मैंने उसका तस्करा अली मुराद से किया तो वो बोला, साईं, इसकी फिक्र मत करें, मैं अभी खुदा डिनो के साथ जाता हूँ और बड़े साईं की दूसरी गाड़ी ले आता हूँ। नहीं अली मुराद, मैं इन मामलात में बड़े साईं को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हमें गाड़ियों का बंदोबस्त कहीं और से करना पड़ेगा। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, हम लोग किसी पार्किंग से 2 गाड़ियाँ उठा लेते हैं। उनकी नंबर प्लेटें बदलना मुश्किल नहीं होगा। मालिक की रिपोर्ट के बाद अगर गाड़ी की तलाश हुई भी तो कल सुबह से पहले मुमकिन नहीं होगी। उस वक्त तक हमारा काम हो चुका होगा और हम वो गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ देंगे। आइडिया अच्छा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ग्लोरिया को तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अली मुराद हमें किसी भी ऐसी जगह छोड़ देगा जहाँ हमें आसानी से गाड़ियाँ मिल जाएं। फिर मैं और तैमूर अली मुराद के साथ गाड़ी में रवाना हो गए। हैदरी के इलाके में कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैं पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेना चाहता था। यह भी मुमकिन था कि गाड़ी का मालिक मुझे या तैमूर को रंगे हाथों पकड़ लेता। उसी वक्त सफ़ेद रंग की एक शराट वहाँ आकर रुकी। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी और गुज़िश्ता साल का मॉडल था। उसमें से खातून बहुत अदा से पर्स लहराती हुई निकली और लचकती हुई मार्केट की तरफ बढ़ गई।
میں نے آس پاس کا جائزہ لیا، اس گاڑی کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر ہم 2 دفعہ ہارن دیں تو سمجھ جانا خطرہ ہے۔ تیمور پھرتی سے شیراٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں مارکیٹ کے داخلی راستے کی طرف تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں عین وقت پر وہ خاتون لوٹ نہ آئے۔ تیمور اس وقت تک گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا اور اب ماسٹر کی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے وہی خاتون دکھائی دی۔ وہ خرامہ مارکیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار ہارن پر گیا، مگر تیمور اس سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اب اسے بیک کر لیا تھا۔ پھر اس نے بہت پھرتی سے سٹیئرنگ کاٹا اور ہوا ہو گیا۔ وہ گاڑی کی مالکہ کے سامنے سے گزرا، مگر انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ یہ گاڑی انہی کی ہے۔ میں نے علی مراد کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی نیچے آ گیا۔ خاتون نے پہلے تو اپنی گاڑی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر گھوم پھر کر مختلف گاڑیوں کا جائزہ لیا کہ ممکن ہے پارکنگ کی جگہ انہیں یاد نہ رہی ہو۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، میری گاڑی کہاں گئی؟ ان کے شور شرابے پر کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کوئی گاڑی کا رنگ پوچھ رہا تھا تو کوئی ماڈل، کوئی کلر تو کوئی نمبر۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میں نے ابھی 10 منٹ پہلے گاڑی یہاں پارک کی تھی۔ گاڑی کے ساتھ میرے زیورات بھی گئے، میں نے ابھی جیولر سے زیورات لیے تھے۔ اچانک دراز قد کا ایک آدمی آگے بڑھا اور اکھڑ لہجے میں لوگوں سے بولا، یہ آپ لوگوں نے رش کیوں لگا رکھا ہے؟ اگر کسی کو گاڑی لے جاتے دیکھا ہے تو اس کا حلیہ بتاؤ۔ یہ سن کر لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے۔ وہ شخص اپنے حلیہ اور گفتگو سے پولیس والا لگ رہا تھا۔ پھر وہ خاتون سے مخاطب ہوا، آپ یہاں شور مچانے کے بجائے تھانے جا کر رپورٹ لکھوائیں۔ میرا تعلق بھی پولیس سے ہے، مگر میں اس علاقے کے تھانے سے نہیں ہوں۔ مجھے اپنی گاڑی کا نمبر اور ماڈل وغیرہ بتا دیں اور اپنا ایڈریس بھی دے دیں، ممکن ہے چور میری نظروں میں آ جائے۔ خاتون نے ایک مرتبہ پھر اسے تفصیل کے ساتھ گاڑی کے رنگ، نمبر اور ماڈل کے بارے میں بتایا، پھر اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی، یہ میرے ہسبینڈ کا کارڈ ہے، اس میں ان کے آفس اور گھر دونوں کا فون نمبر بھی ہے اور ایڈریس بھی۔ سائیں، یہ مجھے پولیس والا نہیں لگتا۔ علی مراد نے سرگوشی کی، پولیس والے تو FIR بھی مشکل سے کاٹتے ہیں اور یہ خود ہی اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ ہمارے پاس مزید چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے علی مراد۔ مگر سائیں، اس آدمی سے اس کا کارڈ تو لے لیں، گاڑی میں اس بیچاری کے زیور بھی تھے، کام ہونے کے بعد گاڑی کو اس کے گھر کے آس پاس چھوڑ دیں گے اور اسے فون کر دیں گے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، سائیں، میرے خیال میں اب ہمیں کسی اور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، میں اور گلوریا بڑے سائیں کی گاڑی میں بھی ہوٹل جا سکتے ہیں، مگر وہاں بھی تو کوئی ایسی ویسی بات ہو سکتی ہے جس میں بڑے سائیں کی گاڑی خواہ ملوث ہو جائے گی، اس کا بندوبست بھی کر لیں گے ہم، میں گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دوں گا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، یہ بات تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ سائیں، پہلے آپ مانتے کب؟ ورنہ اگر پولیس یا کوئی بھی گاڑی کا اصلی نمبر بھی نوٹ کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی بھی تھانے میں گاڑی کی چوری کی FIR کٹوا سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ میں نے تو اس خیال سے بڑے سائیں کی گاڑی استعمال کرنے سے منع کیا تھا کہ بات ان تک پہنچتی اور مجھے شرمندگی ہوتی۔ اگر تم اپنے طور پر یہ کام کر سکتے تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ سائیں، آپ کے غصے سے بھی تو ڈر لگتا ہے، آپ مخالفت برداشت کب کرتے ہیں؟ اس نے بات کچھ ایسے مسکین لہجے میں کہی کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا چلو، اب ذرا نیکی کر لو، اس آدمی کو پکڑ لو جو گاڑی والی خاتون کا پتہ لے کر گیا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ خاتون ایک رکشہ میں سوار ہو کر غالباً تھانے جا رہی تھی۔ میں اور علی مراد گاڑی میں بیٹھے اور بہت عجلت میں یہ طے کیا کہ اس آدمی کو کیسے پکڑنا ہے۔ علی مراد نے عین اس کے سامنے گاڑی روک دی اور کھڑکی سے گردن نکال کر بولا، بھائی صاحب ذرا سنیے گا۔ اس شخص نے چونک کر علی مراد کو دیکھا۔ حکم کرے جناب۔ میں اس دوران میں گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا اور گاڑی کی پشت کی طرف سے گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا تھا۔ وہ آدمی علی مراد کی بات سننے کے لیے گاڑی کے دروازے پر جھکا ہوا تھا۔ میاں غنی پلازا کس طرف ہے؟ علی مراد نے پوچھا۔ غنی پلازا؟ وہ آدمی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، پھر سوچ کر بولا، یہاں تو اس نام کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو میرے دوست، میں نے پیچھے سے آ کر اچانک کہا تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ یہاں اس نام کی بلڈنگ تو نہیں ہے، مگر میری جیب میں پسٹل موجود ہے، سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ، ورنہ میں جیپ کے اندر سے بھی فائر کر سکتا ہوں۔ مگر آپ لوگ ہیں کون؟ وہ تھوک نکل کر بولا، ہم خدائی فوجدار ہیں، گاڑی میں بیٹھ تو یا فائر کروں؟ تیمور نے ہاتھ اٹھا کے پچھلے دروازے کا لاک کھول دیا۔ وہ آدمی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ تم شاید جانتے نہیں ہو کہ میرا تعلق پولیس سے ہے، مجھے لے جا کر تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق پولیس سے ہے، اسی لیے تو تمہیں اٹھایا ہے۔ رہی بات ہمارے مصیبت میں پڑنے کی تو تم اس کی فکر مت کرو، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں مصیبتوں میں پڑتے ہی رہے ہیں۔ میں نے اچانک مشین پسٹل جیب سے نکال کر اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ مجھے وہ کارڈ چاہیے جو تم نے اس گاڑی والی خاتون سے لیا تھا۔ تم پیڈرو کے آدمی ہو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں،
मैं फेडरल कास्त्रो का आदमी हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कार्ड निकालो वरना मार के लाश गाड़ी से बाहर लुढ़का दूंगा। उसने जेब में हाथ डाला तो मैंने कहा, सिर्फ कार्ड ही निकालना वरना मुझसे पहले फायर ना कर सकोगे। उसके हाथ बुरी तरह लरस रहे थे और यूं भी मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके पास रिवॉल्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। उसने कांपते हाथों से अपना पर्स निकाला और उसे खोलकर कार्ड निकाल ही रहा था कि मैंने वो कार्ड उसके हाथ से छीनकर अपनी जेब में रख लिया। उस्ताद भोला पेट्रो से निमट लेगा। उसने कहा, यह इलाका हमारा है, एक तो तुमने इस इलाके में वारदात की, फिर मुझसे कार्ड भी छीन लिया। उस्ताद भोला से कहना कि इस दुनिया में ज्यादा भोले आदमी का गुजारा नहीं है, यूं भी ये कार्ड तुम्हारे लिए बेकार है। गाड़ी तब तक पेट्रो के पास पहुंच चुकी होगी, वो तो खैर देखी जाएगी। उसने अब काफी हद तक खुद पर काबू पा लिया था। जब पेड्रो ने खुद एक बात तय की थी तो उसकी खिलाफ वर्जी कैसे की उसने? पेड्रो ने कहा कि पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी, ये तो जवाबी कार्रवाई है। कल हमारे इलाके से तुम्हारे आदमी ने गाड़ी भी उठाई और एक औरत का पर्स भी छीन लिया, कह दो कि ये गलत है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। कल? उसने हैरत से दोहराया, कल ऐसी कब कोई वारदात हुई है? कल तो हमारे किसी आदमी ने लालू खेत और गोली मार का रुख भी नहीं किया। गोली मार? मैं तंजी अंदाज में हंसा। वो गाड़ी पेट्रोल पंप के एरिया से उठाई गई है, उसे क्या तुम अपना इलाका समझते हो? मैं उससे सिर्फ ये उगलवाना चाह रहा था कि उनका इलाका कौन सा है और पेड्रो का कौन सा। उन लोगों से बाद में बहुत से काम निकल सकते हैं। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया कि उनका इलाका नॉर्थ नाजमाबाद है और पेड्रो लालू खेत और गोलीमार के इलाके में कार्रवाइयां कराता है। बाद में उनका एड्रेस किसी से भी मालूम हो सकता था। मैंने एक जगह गाड़ी रुकवाकर उसे नीचे उतारा और कहा, उस्ताद भोला से कहना अगर आइंदा उसकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई तो हम किसी भी मायदे का पास नहीं करेंगे। अब तुम जरा दौड़ जाओ वरना मैं पीछे से फायर कर दूंगा। ये सुनते ही वो पागलों की तरह एक तरफ निकल भागा। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो मुड़कर गाड़ी का नंबर ही देख लेता। जब वो गिरता पड़ता अंधेरे में गायब हो गया तो अली मुराद ने कहकहा लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम अपने ठिकाने पर वापस पहुंचे तो खुदा डेनू ने दरवाजा खोला। मुझे पोर्च में सफेद शराट नजर आई, गोया तैमूर वापस आ चुका था। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला तो शराट की अंदरूनी लाइट रोशन हो गई। सीट खाली थी मगर पायदान पर जेवरात के 3 डब्बे पड़े थे जो गालिबन झटका लगने से नीचे गिर गए थे। उस खातून का ये कहना दुरुस्त था कि गाड़ी में जेवरात भी हैं। मैंने उन जेवरात का जायजा लिया। तीनों खासे कीमती सेट थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी कीमत 1 और सवा लाख के दरमियान हो सकती थी। मैंने तीनों डब्बे गाड़ी से निकाले और उन्हें लेकर अंदर आ गया। फिर मैंने वो डब्बे अली मुराद के हवाले करते हुए कहा कि इन्हें हिफाजत से कहीं रख दो, ये जेवरात भी हमारे पास उस खातून की अमानत है। अली मुराद ने तीनों डब्बों को एक कपड़े में बांधा और कमरे से बाहर निकल गया। ग्लोरिया दूसरे कमरे में थी और तैमूर शायद फर्डिनेंसिस के कमरे में था क्योंकि वहां से बातों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया कमरे से बरामद हुई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने शलवार कमीज पहन रखा था। सर पर मशरकी खवातीन की तरह दुपट्टा था जिसे शायद उसने पिने लगाकर सर पर जमाया था। आंखों पर सुनहरे फ्रेम का खूबसूरत चश्मा था। पहली नजर में वो किसी कॉलेज के लेक्चरर या किसी बड़े फर्म की एग्जीक्यूटिव लग रही थी। वो हर तरफ से पाकिस्तानी लग रही थी मगर मसला सिर्फ जुबान का था। अगर उसे उर्दू भी आती तो उसके नहायत करीबी जानने वाले भी धोखा खा जाते। गुड, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग एंड स्मार्ट। थैंक यू, वो खुशदिली से बोली। 8 बज रहे हैं और अभी तक हमारी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। तैयारी तो असल में तुम्हारी ही थी, मैंने हंसकर कहा। इस दौरान में अली मुराद भी तैयार होकर आ गया। उसने सफेद बुराक शलवार सूट और स्याह मुकेशन पहन रखे थे। वो हुलिये से सिंध के किसी वडेरे का तालीम याफ्ता बेटा लग रहा था। यकीनन उसके पास रिवॉल्वर भी होगा मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उम्मीद थी कि खुदा न खास्ता हथियारों के इस्तेमाल का मौका आया तो उनके लिए ग्लोरिया ही काफी होगी। मुझे नहीं मालूम था कि उसके बैग में क्या है मगर इतना अंदाजा जरूर था कि वो हर तरह से मुसल्ला होगी। अब तुम लोग जाओ, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उन दोनों के जाने के बाद मैंने खुदा डिनू को बुलाया और उसे एक मरतबा फिर ताकीद की कि मेहमान का हर तरह से ख्याल रखना। वहाँ मकान की कमी मुझे बहुत खल रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया था मगर उसके लिए फ़ोन करना ज़रूरी था। मैंने तैमूर से कहा, शराट की नंबर प्लेट बदल दो और यहाँ से निकल चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नंबर प्लेट तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही बदल चुका हूँ, बल्कि गाड़ी में ज़रूरत का सामान भी रख लिया है। चलो फिर निकल चलें। गाड़ी तैमूर ही ड्राइव कर रहा और बहुत तूफानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। हमें इतनी भी जल्दी नहीं है तैमूर, ये ना हो कि आईजी साहब की मदद करने के बजाय खुद हमें मदद की जरूरत पड़ जाए। जरा आहिस्ता चलो वरना कोई ट्रैफिक सार्जेंट भी हमें रोक सकता है। उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। इसके बावजूद हम लोग आधे घंटे में डिफेंस पहुंच गए। आईजी साहब का बंगला हमें बहुत आसानी से मिल गया क्योंकि एक तो मेरे पास नंबर मौजूद था, दूसरे उनके घर के सामने कई गाड़ियां पार्क थी। गोया मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। तैमूर गाड़ी सीधी लेता चला गया। वो डिफेंस 5 का इलाका था। आईजी साहब के बंगले के बाद 2 बंगले और थे। फिर उनकी मुखालिफ सिमत में खाली प्लॉट था जिसमें जगह जगह खुदरा घास उगी हुई थी।
खाली प्लॉट के तीनों तरफ बंगले थे, इसीलिए मालिक ने उस प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। तैमूर ने शराब रिवर्स करके उस प्लॉट के एक कोने में खड़ी कर दी। फिर हम लोग गाड़ी से नीचे उतर आए। उन दिनों डिफेंस फेज 5 के इलाके में पानी की बहुत किल्लत थी। थोड़ी देर के बाद गली के उस नुक्कड़ से एक वाटर टैंकर बरामद हुआ जहां हम खड़े थे। टैंकर देखकर फौरी तौर पर मैंने बंगले में दाखिल होने की मंसूबाबंदी कर ली। मैं गली के बिल्कुल दरमियान में आ खड़ा हुआ। कहने को तो वो गली थी, मगर छोटी आबादियों की सड़क से भी कहीं ज्यादा चौड़ी थी। मुझे वहां खड़ा देखकर टैंकर के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गुस्से से बोला, ओ भाई, अगर आपको खुदकुशी करनी है तो किसी और गाड़ी के सामने आ जाए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। ये टैंकर कहाँ जा रहा है? मैंने तहमकाना अंदाज में पूछा। इस टैंकर को आप नहीं रोक सकते। अगर आपको भी टैंकर की जरूरत है तो मुझसे बात कर लें। महीने में जितने टैंकर चाहिए मुझे बता दें। वो तो खैर मैं बाद में बता दूंगा, मगर फौरी तौर पर यह टैंकर मेरे घर जाएगा, समझे? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। और मेरी बात पूरी होने से पहले ही ड्राइवर हंसने लगा। इंस्पेक्टर साहब, जानते हो ये टैंकर कहाँ जा रहा है? ये आईजी साहब के घर जा रहा है। वो रिटायर हो चुके हैं, मगर हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है। मैंने सोचा था कि ड्राइवर के एक साथी को बेबस करने के बाद मैं वो वाटर टैंकर आईजी साहब के घर ले जाऊंगा। आईजी साहब के नौकर इनकार तो जरूर करते कि हमने टैंकर नहीं मंगाया, मगर जब टैंकर वाला बज़िद हुआ कि टैंकर यहीं के लिए है तो कौन रोकेगा। मगर इसकी नौबत ही ना आई। वो टैंकर वाकई आईजी साहब के घर जा रहा था। मैंने खुशामदाना लहजे में ड्राइवर से कहा, देखो, आईजी साहब से मेरी शिकायत मत करना और ज़रा मेरी बात सुन लो। मुझे जल्दी है, एक केस के सिलसिले में एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हें यहाँ से फारिग होने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ना? ड्राइवर मेरी बातों में आ गया। पुलिस का एक इंस्पेक्टर उसकी खुशामद कर रहा था कि आईजी साहब से मेरी शिकायत मत करना। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए बोला, आप किस थाने में हैं जनाब? मैं गुलबर्ग थाने का इंचार्ज हूँ। अच्छा, तो फिर आप मेरा एक काम कर सकते हैं। काम तो मैं तुम्हारा हर हालत में करूँगा। मैंने अचानक पिस्टल निकाल लिया। खामोशी के साथ मेरे साथ चलो, वरना ये मशीन पिस्टल बिल्कुल असली है और मैं इससे कई बंदों को ठिकाने लगा चुका हूँ। मेरा कसूर तो बता दे जनाब अली, उसने आर्जी से कहा। इस दौरान में तैमूर ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने ड्राइवर के माविन को घसीटकर नीचे उतार लिया था। देखो, तुमको हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर शर्त यह कि हमारे साथ ताउन करो। चलिए, फिर ये टैंकर मैं आप ही के घर डाल देता हूँ। ड्राइवर ने जल्दी से कहा, इस तरफ चलो। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर खाली प्लॉट की तरफ इशारा किया। तैमूर अपने शिकार को घसीटता हुआ खाली प्लॉट पर ले गया था। मैं ड्राइवर को भी वहीं ले गया। फिर अचानक मैंने ड्राइवर के सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता दे मारा। तैमूर ने भी अपने शिकार के साथ वही सलूक किया था। फिर उसने शराट से बारीक रस्सी का एक लच्छा निकाला और उन दोनों के हाथ पांव बांधने के बाद उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया। फिर उसने उन दोनों को फुर्ती से गाड़ी में ठूंस दिया। अब कम से कम उन लोगों को 1 घंटे से पहले होश नहीं आ सकता था। होश आ भी जाता तो वो शोर मचाने के काबिल नहीं थे। उनके मुंह में तो कपड़े ठुसे हुए थे। उन्हें गाड़ी में डालकर मैं और तैमूर टैंकर की तरफ बढ़े। उसका स्टीयरिंग तैमूर ने संभाला और मुश्किल से 1 मिनट में आईजी साहब के बंगले पर पहुंच गया। वो शायद पहले से ही वाटर टैंकर के मुंतजिर थे, इसीलिए हमने जो ही हॉर्न दिया, आईजी साहब के बंगले का दरवाजा फौरन खुल गया। मैंने उतरकर अंडरग्राउंड टैंक का जायजा लिया। मैंने तो दरअसल अंदर मौजूद मेहमानों और मुहाफिजों का जायजा लेना चाहा था। बंगले के वसी अरीज लॉन में मेहमान थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वो सब एक दूसरे से उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे। मेहमानों में जोनाथन मौजूद नहीं था। वो लाख उर्दू बोल सकता हो, मगर किसी अहले जुबान की तरह बामुहावरा उर्दू बोलना कम अज कम जोनाथन के बस की बात नहीं थी। आईजी साहब के एक मुलाजिम ने अंडरग्राउंड टैंक का ढक्कन उठा दिया था। तैमूर ने रबड़ का मोटा पाइप टैंकर की टोटी में फिट करके अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। उसी वक्त एक मारूफ कैटरिंग सर्विस की गाड़ी वहां आकर रुकी। वाटर टैंकर की वजह से गेट चूंकि पूरा खुला हुआ था, इसीलिए मैंने उस गाड़ी में से उतरने वाले हर आदमी का जायजा लिया। वो कैटरिंग कंपनी खानों के साथ बैरों का इंतजाम भी करती थी। 4 बैरे भी वर्दियों में गाड़ी से उतरे। खाना लाने वाले 2 अफराद मजीद उनके साथ थे। गाड़ी इस इंतजार में बाहर रुक गई कि वाटर टैंकर बाहर निकले तो वो अंदर आकर खाना उतारे। बैरे अलबत्ता अंदर आ गए। उन चारों में से एक बैरे को देखकर मैं चौंक उठा। वो शक्ल सूरत से किसी भी तौर पर बैरा नहीं लग रहा था। यूनिफॉर्म भी उसके जिस्म पर टाइट था और चेहरे पर ऐसी सफाकी थी जो किसी गरीब बैरे के चेहरे पर हो ही नहीं सकती थी। उसका हुलिया जोनाथन से मिलता जुलता था। अपने चेहरे के नकूश से भी वो गैर मुल्की ही लग रहा था। उमूमन हमारे यहाँ सूबा सरहद के लोग भी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए देखने वाले उसे सूबा सरहद का ही समझते। दूसरे बैरे तो वहाँ आकर इंतजामात का जायजा लेने लगे, मगर वो बहुत गौर से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। उससे पहले मशरूबात वगैरह आईजी साहब के मुलाजिम सर्व करते रहे थे। मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। इस दौरान में वाटर टैंकर खाली हो चुका था। तैमूर रबड़ का पाइप टैंकर की साइड में लगा रहा था तो मैंने आहिस्ता से कहा, उस दराज कद वाले बैरे को गौर से देखो। क्या वो? मेरा भी यही ख्याल है। तैमूर ने सरगोशी की। तुम टैंकर बाहर निकालो, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ।
میں نے کہا۔ تیمور سٹیئرنگ پر جا بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر کے ٹینکر کو ریورس کرنے لگا۔ اچانک میں نے دراز قد بہرے کو مخاطب کیا۔ زرگل خان؟ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، ارے یار زرگل خان، میں تمہیں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں مگر تم سن ہی نہیں رہے ہو۔ اب زرگل خان نہیں آئے۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھورا۔ ارے یار، تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ یہ کہہ کر میں اس سے لپٹ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے یا نہیں۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اس کے بغلی ہولسٹر میں ریوالور ہے جو کوٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے زور سے دھکیل دیا اور بولا، ہم تم کو نہیں جانتا ہے، ابھی بھاگ جاؤ۔ میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا، معاف کرنا یار، میں تمہیں اپنا دوست زرگل خان سمجھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ٹینکر کی پرچی نکالی اور ان کے ایک ملازم سے سائن کرنے کو کہا۔ اس کے پاس پین نہیں تھا۔ وہ پین کی تلاش میں اندر چلا گیا۔ میں کنکھیوں سے اس بیرے کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔